हिंदी माध्यम से नेट लाइफ साइंस कैसे पास करें। हाउ टू क्वालिफाई नेट लाइफ साइंस विथ हिंदी मीडियम। कुछ सवाल, मैं एमएससी बॉटनी से हूँ या एमएससी जूलॉजी हिंदी मीडियम से हूँ और नेट पास करना है। शुरुआत से ही हिंदी मीडियम से हैं और एमएससी पीजी में सब कुछ अंग्रेजी में आ गया है, तो क्या करें। बीएससी हो गई, नंबर भी बढ़िया आ गए, अब नेट कैसे करें। नंबर 3, सारी बुक्स इंग्लिश में हैं, कैसे पढ़ें। बुक का एक पैराग्राफ पढ़ने में ही 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, ऐसे में सिलेबस पूरा कैसे होगा। कोई कोचिंग हो जो पक्की हेल्प करे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और घर से बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं कि कितनी भी मोटी फीस हम चुका सकें, और घर वालों की मदद करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपका है तो ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल विगत 20 वर्षों से विद्यार्थियों की मदद कर रहा हूँ। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हुआ है, यानी कि ये बच्चे बगैर रुके अपने हिंदी माध्यम में पढ़ते हुए अपने शहर, कस्बे, गांव, ढाणी से सफल हुए हैं, और वो भी सेल्फ स्टडी प्लस लिटिल गाइडेंस से। ध्यान रहे, क्या अभी मीडियम चेंज हो सकता है। आई एग्री कि आपका हिंदी मीडियम से आप एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं और अभी आपको नेट का एग्ज़ाम पास करना है। इस को आप ध्यान से सुनिए और इसको एक मिनी वर्कशॉप की तरह समझिए। क्या अभी मीडियम चेंज हो सकता है? आपका उत्तर होगा ना, कि अभी तो नहीं हो सकता। अगर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका उत्तर ना है। नंबर 2, दूसरा सवाल, इंग्लिश मीडियम से क्या गारंटी है कि पास हो ही जाएंगे? आपका जवाब यहाँ पर भी ना है। क्या सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सारे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं? आपका जवाब ना है। तो अब क्या करें? जो हमारे पास है उसी से आगे बढ़ें। और कैसे? तो इसी लाइन को मैं उठा रहा हूँ कि जो हमारे पास है उसी से आगे बढ़ें। व्हाट वी हैव अचीव्ड इन आवर मीडियम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास क्या है। अभी आप अपने कॉपी पेन आपके पास में है और ये 3 शब्दों के आंसर लिखिए। नंबर 1, 10th क्लास में आपकी डिवीज़न और रैंक, कौन सी डिवीज़न थी आपकी, कौन सी रैंक थी, आप टॉपर थे, आप स्कूल में किस नंबर पे थे, आप किस रैंक में थे, वो आप लिखिए एक बार। 12th क्लास में आपकी जो भी डिवीज़न या रैंक थी उसको एक बार नोट डाउन करिए। और बीएससी में आपकी क्या डिवीज़न थी, क्या रैंक थी, आपकी क्या पोजीशन थी, उसको एमएससी को एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपका तीनों शब्दों का जो आंसर है वो बहुत अच्छा है, ये आप एग्री करते हैं। जब आपके पास तीनों यानी कि 1 + 2 + 3 तीनों पॉइंट आपके पास, इसका देखिए क्या है, इसमें से 2 तो बड़े बड़े बोर्ड के एग्ज़ाम थे, 2 तो बोर्ड के एग्ज़ाम थे, 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड। और जो तीसरे नंबर पे जो हमने बात की बीएससी में, तो बीएससी में भी आपके पास यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था और 3 एग्ज़ाम थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट। यानी कि आपने टोटल 5 एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यस, बिल्कुल आपने किया है। तो इन 5 एग्ज़ाम में आपका मीडियम कौन सा था? आप कहेंगे बिल्कुल सर हिंदी मीडियम था। तो जब 5 बड़े एग्ज़ाम पास कर चुके तो अगला एग्ज़ाम भी आप इस मीडियम से पास कर सकते हैं। यस, आई कैन, यस। अब यहाँ तक आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आदर्श है। अब मैं समझा रहा हूँ, आगे ध्यान से समझिएगा। और देखिए डिफरेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में सब कुछ है, डिफरेंस है। पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं। नंबर 1, हिंदी में बुक्स लिमिटेड हैं, राइट, बहुत कम बुक्स हैं। आई एग्री, आप भी यही बात कह रहे हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम बुक्स हैं, ओके।
नंबर 2, हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है, ये आप एग्री करते हैं, हम एग्री करते हैं, और इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। मोस्टली टीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं मेजॉरिटी में हिंदी में, जो मेरा अनुभव है राजस्थान का, जो स्पेशली हमारा इस इलाके का, और इंग्लिश में रेयरली एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 बिंदुओं में से एक बिंदु है जो हमारे फेवर में नहीं है, बाकी जो दोनों बिंदु हमारे फेवर में हैं। अब इसको देखिए, समझते हैं आगे। अब ये जो डिफरेंस है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या, यानी कि हमारे सामने लिमिटेड बुक्स हैं, राइट, लिमिटेड बुक्स हैं। अब लिमिटेड बुक सॉल्यूशन है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या अचानक से हिंदी की बुक्स छप जाएंगी? अचानक से बुक्स को छापा नहीं जा सकता, आई एग्री। आप ये एग्री करेंगे यस सर कि नहीं छापा जा सकता। फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर करें क्या? अब हमें करना क्या है, अभी हमारी वर्कशॉप का असली इसेंस शुरू होता है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो मैकेनिज्म है, उसको समझना है। जैसे ही मैकेनिज्म समझ में आती है वैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैकेनिज्म समझिए, ये एक ओवरऑल मैकेनिज्म है। मेरे पिछले 20 साल से आप जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट होके, जैसे स्टूडेंट, इंटरेक्ट का मतलब है स्टूडेंट जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, आके बताते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं, उसे आपके इस एग्जाम में 70% क्वेश्चन जनरल होंगे। जनरल यानी कि वेरी बेसिक, ठीक है, वेरी बेसिक। 20% आपके एडवांस होंगे और 10% होंगे एनालिटिक टाइप के या रिसर्च टाइप के। यहाँ तक समझ में आ रही है? देखिए, जो 70% जनरल का मतलब है अप टू 12th लेवल। अप टू 12th लेवल का मतलब है कि आप ये मानिए कि 11th और 12th की आपकी जो लाइफ साइंस है, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी है, उसको आप एक सिलेबस मानिए। यानी कि उसमें से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रहे, लर्न नहीं करना, रटा नहीं मारना, सिर्फ समझ लेना है। उस अगर नहीं आ रहा तो उसका भी आगे मैं हल बता रहा हूँ। तो 70% है, उसको आपको समझ लेना है। 70% हो गया। 20% के करीब हमारा बीएससी का आता है, ठीक है। अब देखिए हमें 12th तक हमें अच्छा था, हमारा बीएससी भी हमारी अच्छी है, ओके। तो हमारे पास देखिए 90% तक बहुत अच्छा है। जो आपने भी थोड़ी देर पहले रैंक नोट करी थी, वो 90% तक का आपके पास नॉलेज है। अब हम जो बाकी बचा 10% एमएससी का है, या स्पेशलाइजेशन का है, या रिसर्च का है, यानी कि 90% हमारा कब्जा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए, जो मैं अभी कह रहा हूँ उसको मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। यानी कि जो आपकी क्लास 10th है, जहाँ आप बहुत अच्छे थे, उससे अपन मानते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आए। बट जो जनरल साइंस का जो पेपर फर्स्ट, जो आपने मेरे पहले वीडियो में देखा, पेपर फर्स्ट का जो देखा, वहाँ से बहुत कुछ ये कवर करता है। जो क्लास 12th है, इसका हमने कर ही दिया कि 70% लेता है। बीएससी आपका 20% लेता है। एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं तो ये आपका करीब करीब 10% लेता है। अब एक बात समझें, यहाँ पे ये आपका लेवल है 10th 12th बीएससी एमएससी पीएचडी। ये आगे क्वेश्चंस का लेवल है कि ये परसेंट क्वेश्चंस का आएगा। आप देखिए कि ये जो लेवल हैं, ये अब मैंने यहाँ पे 4 लेवल लिखे हैं, 10th 12th बीएससी और एमएससी पीएचडी। वेयर यू गुड, आप यहाँ पे कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ पे अच्छे हैं आप? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहे हैं, आप सोचें कहाँ अच्छे हैं। आपका जवाब है 10th 12th बीएससी, राइट। तो अब देखिए, जहाँ आप अच्छे हैं, बुक्स यू हैव और नॉट, जहाँ आप अच्छे हैं उस पे आपके पास बुक्स ऑलरेडी हैं। आपका जवाब है यस, हैं, बुक हैं। अब देखिए सिलेक्शन की परसेंट निकालिए। आप अपने सीनियर से, मैं कुछ नहीं कर, आप अपने सीनियर से जिनका सिलेक्शन हुआ है गूगल करिए, और आप ये देखिए कि लास्ट जो नेट के एग्ज़ाम की मेरिट कितनी रही थी। आप ध्यान रखिए, आप 70% तक तो आप एकदम परफेक्ट ही हैं, ठीक है। तो ये मालूम कर लीजिए कि आपकी सिलेक्शन परसेंट क्या रही पिछले साल। अब ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। अब यहाँ ध्यान रखने की बातें, सावधानी क्या, इंग्लिश बुक्स और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश बुक्स की तो हमारे साथ है ही है, ओके। बट इंग्लिश के साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी आती है जो आप लोग नहीं बता पाते हैं, अभी बाद में बताते हैं। वो क्या
कि कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट, जैसे एक स्टूडेंट मेरा है, उसको सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, बस वो जो स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, उसका जो कुछ पोर्शन जूलॉजी में आता है, कुछ बॉटनी में भी आता है, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आती। तो उसको डिफ़िकल्ट से उसको भी हमने किस में छोड़ दिया है, 10% में छोड़ दिया है, राइट। तो इंग्लिश बुक्स ऑब्लिक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट है उसको अब नहीं पढ़ना है, राइट, उसको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल सामने है। अब यहाँ करना क्या है, डूज और डोंट, ये समझिए। नंबर 1 डूज, मेक कॉन्टैक्ट टू योर फ्रेंड। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो मेरे रेगुलर बच्चे पढ़ के गए हैं मेरे से, वो ये जानते हैं। मैं कहता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, वो इज बेस्ट टीचर, वो इज, आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन है, इज योर फ्रेंड। आपका जो दोस्त है, आपका जो साथी है, आपकी जो सहेली है, वो आपको जिस तरीके से टॉपिक समझा सकती है, उससे बेहतर दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना मानना है। तो मेक कॉन्टैक्ट टू योर फ्रेंड इमीडिएटली फॉर स्टडी ओनली, फॉर दिस पर्पज ओनली, राइट। अब नंबर 2 डूज, क्या करना है, पहला काम ये करिए। फिर कॉल योर टीचर, आपके जो टीचर्स रहे हैं आप उनसे बात करिए। आपके जहाँ जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अपने टीचर से बात करिए। और फिर जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो गए, है ना, किसी को कोई सब्जेक्ट बुरा, मतलब आई थिंक थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसको छोड़ दीजिए कोई, बट उसका परसेंट रोल कैलकुलेट कर लो। यानी कि जैसे मैं उस बच्चे की बात बताऊं, तो स्टैटिस्टिक्स कितनी यूनिट है, आधी यूनिट है, तो कोई बात नहीं, आधी यूनिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी यूनिट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप देखो कि आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसका हिस्सा कितना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और अब डोंट में आते हैं, जो नहीं करना। ध्यान रखिए, नो ट्रांसलेशन, आप कभी ट्रांसलेशन करने मत बैठिए। जब आप नोट्स बनाते हैं तो ट्रांसलेशन करते हैं बिल्कुल मत करिए। इसका मैं आगे मेथड बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने। नंबर 2, नो गूगल सर्च और नो वीडियो। आप बहुत सारी सर्च करते हैं, मत करिए। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मत करिए। आप अपने फ्रेंड के साथ समझ लीजिए, थोड़ा डिस्कस बातें कर लीजिए टॉपिक की, और फिर अपनी एक बुक पढ़िए। मैं वो भी आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। फिर नंबर 3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट गेट स्टक। अड़ मत जाइए, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक ऐसा बहुत मुश्किल आ गया, हो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं, उसको छोड़ दीजिए, अगला इजी वाला कर लीजिए। जैसे ही आपको मुश्किल लगे, इंग्लिश मुश्किल लगे या सब्जेक्ट, तो जो इजी वाले पे चले जाइए तुरंत, इजी वाले पे चले जाइए तुरंत। और याद रखिए, चाहे आप किसी भी मीडियम से हों, ये मेरा पिछले 20 सालों का अनुभव है, 10% पार्ट है वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए, 10% भाग है वो सबके लिए मुश्किल होता है, राइट। अब हम बात करते हैं तैयारी कैसे करें। बहुत सारी मेथड हैं, बट यहाँ मैं मेरी जो मेथड की बात कर रहा हूँ, मेरी जो विधि है उसमें 4 बिंदु हैं। नंबर 1 कि माई रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि मेरे पास जो जो चीज़ें हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1A, कलेक्ट योर बेस्ट अवेलेबल बुक्स, यानी कि आपकी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो अब तक आपने पढ़ी है उनको इकट्ठी कर लीजिए, राइट, उनको इकट्ठी कर लें, पहला काम। नंबर 2, अरेंज लेवल वाइज और परसेंट वाइज, यानी कि उनको अरेंज कर लें। अरेंज का मतलब है कि 70% जो काम आने वाली बुक्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है, 70% पे फोकस करना है हमें, क्योंकि मेरिट आपकी मतलब 70% पे आप कमांड कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 70% आपका आते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 2A, ये पहला काम कर लिया हमने, बुक्स को अरेंज कर लिया और हमें ये पता है कि किस बुक से कितना हिस्सा आएगा। नंबर 2, मेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स नॉट अवेलेबल और न्यू। अब दूसरी लिस्ट ये बनाइए कि जो बुक्स आपको ज़रूरत है और आपके पास नहीं है उनकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, खरीदना नहीं है अभी, ध्यान से देखना है, लिस्ट बुक बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। फिर मेक लिस्ट ऑफ इजी एंड नॉन बुक्स, और दूसरी वो लिस्ट भी बुक्स बनाइए, वो लिस्ट भी बनाइए जो इजी हैं और जो आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब आप स्टॉप वीडियो, मेक लिस्ट राइट नाउ, ये लिस्ट आप अभी कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप आगे वीडियो को देखिए।
नंबर 2 पे आते हैं, माई ट्रेजर्स। माई ट्रेजर्स का मतलब है आपने जो अब तक पढ़ा है ना उसको रिवीजन करना है उसका, और वो भी इन हिंदी। स्टार्ट टुडे, आज ही शुरू कर दे, हिंदी में ही करना है हमें, इंग्लिश में नहीं करना तो नहीं करेंगे, हिंदी में ही करेंगे। कौन सा, 12th से लेके और आगे चले। अब यहाँ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ आपसे। सीक्रेट यह है कि आपका जो नॉलेज बैंक है वो आपके पास 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपके पास जो स्टोर्ड नॉलेज है, जो प्रिपेयर्ड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो 70% आपके पास पहले से नॉलेज है, दैट इज़ द प्योर गोल्ड। याद रखिए, यानी कि 70% आपके पास नॉलेज पहले से ही है। अब मैं पूछूं साइकोलॉजी की परिभाषा बताइए, आप बता दोगे, यानी कि वो आपके दिमाग में स्टोर है। नंबर 2, प्रिपरेशन वाली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगे अप टू एग्ज़ाम, MSc या नेट तब तक हो जाएंगे, वो है 20%, वो नॉलेज भी यूजफुल है। ठीक है, 70 + 20 90। तीसरा डिफ़िकल्ट, नॉट पॉसिबल, यूजलेस है, हमारे काम का, इसको छोड़ दीजिए, ये करीब 10% होता है और उसको हटा दीजिए, उसको हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें 100% थोड़ी लाने हैं, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। चलिए आगे, मेक नोट्स। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल मेथड है बट बहुत ध्यान से समझिए। मेक नोट्स सिंप्लीफाइड से बस का मतलब है पहला काम क्या करना, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ आपको। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन इन, यानी कि शैवालों में जल का अवशोषण, प्लांट्स में जल का अवशोषण का एक टॉपिक है, मान लो, इसको कैसे करना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, कंसेप्चुअल नोट्स हैं विथ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। स्टेप A1, स्टेप A1 में क्या करना है, स्टेप A1 में आपको रिकॉल करना है, रीथिंक करना है, यानी कि जस्ट सिंपल जो आपके दिमाग के अंदर जो स्टोर है ना, उसमें से देखना है कि अच्छा ये एब्जॉर्प्शन कैसे, अवशोषण कैसे होता है, या रिप्रोडक्शन इन एनिमल और इन प्लांट देखना है कि कैसे होता है। सिंपल जो आपके पास 70% तो स्टोर पढ़ा ही है, उसमें से आपको सोचना है, पहला काम। बस पढ़ने से पहले, पढ़ना है नहीं अभी, तो सोचना है। स्टेप A2, स्टेप A2, रीड इन बुक @ रिफ्रेशर, यानी कि 12th लेवल की बुक में आपको जाके पढ़ना है। पढ़ना है मतलब देखिए, जैसे अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं कॉपी पेन से नोट नहीं बनाते, अखबार पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ लेना है। रीड ओनली जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, केवल पढ़ना है। कहाँ जाके, 12th की बुक में, 11th और 12th की रिफ्रेशर बुक में जाके। देखिए अभी तक हमने लिखा नहीं है, कुछ भी नोट नहीं बनाया, छोड़ दीजिए। आफ्टर 2 और मोर डेज, कोई बात नहीं, तब तक अगले दिन दूसरा ले लो, फिर दूसरा ले लो, फिर इसकी 2 दिन बाद बारी उठाओ। अब स्टेप B में आ गए। स्टेप B में क्या है, मेक ए स्टोरी फॉर सेल्फ और ट्यूशन। जैसे ऐसे समझो कि आप अपने आप को ट्यूशन पढ़ा रहे हो या सामने कोई बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ऐसे एक स्टोरी बनाओ। यानी कि एक ऐसे समझो कि एक सामने डफर सा बच्चा है, उसको आप कैसे समझा सकते हो, सिंपल कर लीजिए उसको। किसको, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन, लाइक, ठीक है, सिंपल कर लिया। फिर ये कर लिया और आपने रिफ्रेशर बुक में से पढ़ ही लिया। अब आपको सब्जेक्ट बुक से पढ़ लो। सब्जेक्ट बुक का मतलब है कि एक बुक छांट लो आप अच्छी से, बस बहुत अधिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक बुक ले लो। जैसे मान लो मैं एल्गी की वशिष्ठा मैंने फाइनल की, तो मैं वशिष्ठा ले लूँगा, वशिष्ठा से ही पढ़ूंगा, फिर कोई दूसरी बुक मुझे नहीं उठानी। ठीक है, रीड इन सब्जेक्ट बुक। और अभी तक हमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा, वी हैव नॉट रिटन ए सिंगल वर्ड एज नोट, कुछ नहीं लिखना अभी तक, छोड़ दीजिए, खाली हमने जस्ट पढ़ा है, छोड़ दीजिए। आफ्टर 7 डेज क्या हो गया, नोट्स आपके पास आ गए, नोट्स बन गए आपके, राइट। नाउ नोट्स फाइनल, ओरिजिनल और पर्सनल स्टडी मटेरियल रेडी नाउ। अब व्हाट इट में भी ये क्या बना आपके, ये शॉर्ट नोट बने हैं, ये स्टोरी फॉर्म नोट्स बने हैं, ये लाइनें डायग्राम या सेल्फ वर्ड कुछ भी, यानी कि आपके अपने नोट्स हैं, पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। अब क्या होगा, अब ये जो स्पेशल नोट्स है बने, ये ध्यान रखिए पूरा जो सिलेबस है उसका 1 या 2 रजिस्टर में ही आ जाएंगे। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि 1 या 2 रजिस्टर में आ जाएंगे। इसको आप एग्जाम के दिन, आप जैसे कल पेपर आज शाम को रिवाइज कर सकते हैं एक रजिस्टर को, और कल सुबह मॉर्निंग में उठ के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारी बुक्स लेके जाते हैं, एक बुक भी रिवाइज नहीं होती, और आप ये मानते हैं और जानते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ईजी टू कैरी, ईजी टू रिवाइज, बहुत आसान है रिवीजन। और फिर सबसे बड़ी बात क्या, विथ योर ऑन ट्रिक्स और फॉर्मूला, यानी कि आपके अपने ट्रिक्स हैं, जो आपके अपने फॉर्मूला इसमें हैं, तो आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाती हैं। अब देखिए, अब यहाँ ऑप्शन क्या, ऑप्शन या ऑप्शन मीन्स नेक्स्ट वे टू गेट सक्सेस और देर आर सम हेल्पिंग हैंड अवेलेबल। अब देखिए क्या कि
ये आपके नोट्स बन गए। अब देखिए यहाँ तक आपको कहीं पर भी इंग्लिश ने परेशान नहीं किया है। इंग्लिश ने जो परेशान किया वो बुक्स हमने अलग छोड़ दी, और उसमें क्या किया हमने, जो टीचर्स आपके आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने आपको एज ए स्टोरी फॉर्म या सिंपल वे में समझा दिया, या आपके टीचर ने समझा दिया, राइट। तो अभी तक हमारे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देर आर सम हेल्पिंग हैंड अवेलेबल फॉर यू। याद रखिए आपके आसपास में वो लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए। और नाउ यू आर पावरफुल। अब आपके पास अपने नोट्स बन चुके हैं, जो नॉलेज आपका पास, यानी कि आपके पास जो जो सामान था, जो आपकी पूंजी थी, तिजोरी, वो तो आपके पास तैयार है। अब आपको और अर्न करना है। 70% से ऊपर आपके पास आ चुका है। अब आप पावरफुल हो गए हैं। अब देखिए आगे, रिमेंबर, ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंग्लिश की बात, जो हमारा जो मुद्दा हिंदी से शुरू हुआ, हिंदी से बात, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करें। जब हमारे कंसेप्ट समझ में आ गया, मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मान लो ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड होती है, सपोज छोटा सा। ये कंसेप्ट चाहे हिंदी में समझ में आए चाहे इंग्लिश में समझ में आए, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो स्टोरी या वो पिक्चर या डायग्राम सेट है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए लिखना नहीं है। हाँ, अगर लिखना होता तो चीज़ अलग हो जाती, फिर हमारी बात अलग होती, हम मैं फिर अलग तरीके से समझा रहा होता। ये चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे आपका बहुत आसान हो गया। नंबर 2, नो राइटिंग, कुछ लिखना ही नहीं है आपको इंग्लिश में, क्योंकि राइटिंग करना इंग्लिश में और क्वेश्चन सोल्व करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नंबर 3, ध्यान रखना इंग्लिश के पर्पज से, हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो अधिकांश क्वेश्चंस की भाषा एकदम सिंपल होती है। वो भाषा को नहीं घुमाते फिराते, वो टॉपिक को घुमाते फिराते हैं। ध्यान से समझना, टॉपिक को घुमाते हैं, टॉपिक को ट्विस्ट करते हैं, टॉपिक को डिफिकल्ट करते हैं, आई एग्री, बट वो लैंग्वेज को नहीं करते, क्योंकि ये एग्जाम लैंग्वेज का नहीं है। उनको लाइफ साइंस चाहिए, उनको इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं है। नंबर 4, एग्जाम में ध्यान रखना, अवॉइड डाउटफुल क्वेश्चन। अगर डाउटफुल क्वेश्चन है उनको तुरंत छोड़ दीजिए, उन पे ज़्यादा समय मत लगाइए। होप कि आपका सॉल्यूशन हुआ। कंक्लूजन है कि इट्स टाइम टू मेक एक्शन। एक्शन लीजिए, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समाधान मिला है, और अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट लिखिएगा, फिर हम अगला वीडियो और तैयार करेंगे जो जिसमें और आपका बेटरमेंट होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।